नमस्कार। स्वामी जी अमर रहें। स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव का जो ये महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत आज महिला सशक्तिकरण का एक एपिसोड हम आपके बीच में रख रहे हैं, जिसमें हम उन महिलाओं के साथ आप लोगों के सानिध्य में जो है रूबरू हो रहे हैं, जो अपने जीवन में कई प्रकार के संघर्षों को झेलते हुए अपने जीवन को सफल तो बना ही रही हैं, समाज को भी कहीं ना कहीं जागृत कर रही हैं, दिशा दे रही हैं और अपने परिवार को भी शक्तिशाली समृद्ध बना रही हैं। और क्योंकि महिलाएं जितनी ज़्यादा शिक्षित और संघर्ष करेंगी, आने वाला युग, आने वाली पीढ़ी उतनी ही सक्षम होगी, उतनी ही अग्रसर होगी और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकेगी। तो हमारी इस जो युवा पीढ़ी कह लीजिए, जो महिलाओं की है, या जो पीढ़ी थोड़ी प्रौढ़ हो गई है, उस सभी इस अतिथियों के समूह में आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसमें युवा भी हैं, इसमें उस उम्र के दराज लोग भी हैं जो करीब 50 पार कर चुके हैं, लेकिन सभी ने अपने जीवन में बहुत प्रकार के संघर्ष किए हुए हैं। तो आज हम उनसे रूबरू करेंगे कि हमारी महिलाएं जो लोकल स्तर पर किस प्रकार के संघर्षों का सामना करते हुए अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ा रही हैं। मेरा नाम शैलेंद्र है और हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अतिथियों का आपसे परिचय करा देते हैं। तो मेरे बगल में श्रीमती गीता राठौर जी हैं, जो ग्राम विलगांव से हैं, लेकिन राठ में भी आपका निवास है। आपकी उम्र करीब आज 53 वर्ष हो गई है। आपने शिक्षा में बीए किया हुआ है हिंदी से और सन 1990 में आपने बीए पास किया। आप की करीब जब शादी हुई थी तो उस समय जो आपके हस्बैंड हैं वो जीआरबी में पोस्टेड थे और वो शिक्षक रहे हैं। आप 2007 में शादी के बाद काफ़ी वर्षों तक आपने घर संभाला और घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी शिक्षा को जारी रखा और 2007 में आप शिक्षा मित्र बने। आपके 2 बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं, एक लड़की है 25 वर्ष की और जो लड़के हैं वो 30-35 की आयु के हैं। उसमें छोटे बेटे जो हैं वो न्याय विभाग में सेवा दे रहे हैं और बड़े बेटे जो है ITI में सेवा दे रहे हैं। आपके साथ एक खास बात ये भी है कि यूँ तो मुझे पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं रखना चाहिए, लेकिन बात यह है कि आज आप शिक्षा मित्र हैं, लेकिन जब इन्होंने कैरियर की शुरुआत अपनी की एक शिक्षिका के रूप में, तो शुरुआत में आप शिक्षा मित्र थी। उसके बाद जो सपा की गवर्नमेंट आई उसमें आप बाकायदा वो पूर्णकालिक शिक्षक बन गई आप। लेकिन इसको सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, गवर्नमेंट में ऐसा अक्सर होता है, उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट में पुनः जो है आपको शिक्षा मित्र में डिमोट कर दिया गया और थोड़ा सा ये नकारात्मक है, लेकिन मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट में नहीं जाना चाहता। लेकिन आप तब भी अपना जो है वही शिक्षा का स्तर, वही सेवा का स्तर आप बनाए हुए हैं और समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक शिक्षक के तौर पर। तो आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके बगल में श्रीमती विमला देवी जी हैं। आप बीरा से हैं और आपका भी राठ में निवास है। आपने मैट्रिक पास किया हुआ है। आपके जब आपकी शादी हुई और आप एक किसान परिवार में आपकी शादी हुई, आपके पति किसान थे और करीब 35 वर्ष हो गए हैं आपकी शादी को। आप जो है आंगनवाड़ी में जो है उनका कैरियर बन सकता था, वो उसमें सिलेक्ट हुई, लेकिन जैसे कि कहा जाता है हमारा समाज अभी भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज के रूप में देखा जाता है और ये है भी शायद कहीं ना कहीं अभी भी इसका असर है। तो आपके पति देव ने किन परिस्थितियों में मैं नहीं जानता, लेकिन खैर ये बात हुई कि उन्होंने आपको जो है आंगनबाड़ी में काम करने से जो है के लिए स्वीकृति नहीं दी और आप घर परिवार संभालती रही और आपने बखूबी अपने परिवार को संभाला और कई प्रकार के संघर्ष आपके जीवन में आए। आपके जो है एक लड़का है जो 30 वर्ष का है और एक बेटी है वो बड़ी है 32 वर्ष की है। जो बच्चे आपका लड़का है वो थोड़ा सा बेरोजगार है और रोजगार के लिए उन्होंने कई प्रयत्न किए, एक व्यापार भी उन्होंने किया, लेकिन उसमें उनको उतनी सफलता नहीं मिली और कुछ ऐसे लोगों के साथ संगत हो जाती है जब नया काम करते हैं। तो वो जो लोग थे उन्होंने काफ़ी कुछ उनका नुकसान कराया, जिससे परिवार को बहुत
झटका लगा, बहुत नुकसान हुआ। और इस समय आपको भी परिवार की जो है इस उम्र में भी बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है। बिमला जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुमन जी हैं। आपकी उम्र करीब 42 वर्ष है। आप जिन्ना से हैं और राठ में भी आपका निवास है। आप यूँ कहें कढ़ी हुई तो हैं, जैसे कहते ना कि पढ़े हो ना हो लेकिन कढ़े हुए तो हैं। तो आप अपने जीवन में संघर्ष से गुजर रही हैं आप, लेकिन शिक्षित नहीं हैं, लेकिन अपने परिवार को बखूबी चलाना जानती हैं, संघर्ष कर रही हैं। जब आपकी शादी हुई उस समय जिस परिवार में आप थे तो पति जो है चक्की, जो गाटक चक्की होती है उसका व्यवसाय करते थे। और करीब 30 वर्ष पहले आपकी शादी हुई, लेकिन आपका जो लड़का है वो 17-18 साल का है। वो उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी, ये बड़ा संघर्ष से आप गुजर रही हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि वो किस प्रकार के संघर्ष से गुजर रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं और अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को सफलता के पायदान पर पहुंचाना चाहती हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इसी क्रम में हमारे बीच हीरा जी हैं, जो मेरे बिल्कुल सामने बैठी हुई हैं। आप महोबा की रहने वाली हैं, लेकिन आपकी शादी रात में हुई। आपकी उम्र करीब 35 वर्ष होगी और ये समझिए जब शादी हुई होगी तो 17-18 वर्ष की वो रही हैं। तो आप भी संघर्ष से गुजर रही हैं, और क्योंकि आपकी भी शिक्षा नहीं है, कोई शिक्षा नहीं हुई। और मैं यूँ कहूँ कि जो परिवार में वो गई उसमें जब तक आपके पति जो है अच्छे से देखभाल करते रहे जिम्मेदारी की, तब तक तो ठीक था। लेकिन किसी कारण वजह से या उनका मन ऐसा क्यों है तो उन्होंने अपना काम थोड़ा सा नशे के कारण थोड़ा छोड़ दिया है। तो आपको मजबूरी में अपने घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए आज मजदूरी करना पड़ रहा है और इस संघर्ष से गुजरते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ रहा है। आपका एक लड़का है 16 वर्ष का, लड़की है 21 वर्ष के आसपास है, 2 लड़कियां हैं, एक 18 वर्ष की है। तो इन बच्चों की पढ़ाई और जो बड़ी बेटी है उसकी शादी के लिए आप संघर्ष कर रही हैं और इस संघर्ष को मैं नमन करता हूँ। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में दीपांजलि हैं। आप करीब 25 वर्ष की हैं। आपकी शिक्षा बीटीसी है। आपकी अभी शादी नहीं हुई है। आप प्राइवेट तौर पर एक शिक्षिका के रूप में समाज की सेवा कर रही हैं। आपके पिता भी प्राइवेट तौर पर शिक्षा दे रहे हैं। आपकी एक छोटी बहन भी है और करीब 17-18 साल की हुई पढ़ाई कर रही है। तो इस वर्ष इस समय आप संघर्ष से गुजर रही हैं। कई एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रही हैं, किसी प्रकार से जो है आप सफल हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और माँ बाप की भी जो है उम्मीदों पे खरी उतरें, ऐसा उनका सपना है। और शादी की उम्र अफकोर्स है, तो कई प्रकार की और भी जिम्मेदारियाँ हैं। दीपांजलि जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के विषय से थोड़ा सा हम इसको और एम्फेसाइज करते हैं कि तो हम ये इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को थोड़ा सा और बल देना चाहेंगे कि हर परिवार में कोई ना कोई किसी प्रकार का संघर्ष होता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं कि समाज में हर प्रकार की परिस्थिति के लोग हैं और वो संघर्ष करते हुए स्वयं को सफल बनाते हैं, अपने परिवार को सफलता के दिशा में आगे बढ़ाते हैं और समाज को भी दिशा देते हैं। इसी क्रम में मैं सबसे पहला सवाल जो है मेरे सामने बैठी दीपांजलि जी से ही करना चाहूँगा कि इस पुरुष प्रधान समाज में जो अभी चर्चा निकल के आई कि जैसे बहन जी के लिए ऐसा हुआ कि आंगनबाड़ी में वो कभी सिलेक्ट हो गई, लेकिन किसी कारणवश उनको जो है कैरियर नहीं बनने दिया गया या अनुमति नहीं मिली, क्या कारण रहा मैं नहीं जानती। तो इसमें जो पुरुष प्रधान समाज की जो परिकल्पना रही है, क्या अभी भी देखने को मिलता है कि पुरुष समाज में हावी है
अब महिलाएं अपनी इच्छा से काम नहीं कर पा रही हैं, ऐसा क्या आपको भी महसूस होता है? इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने मुझे इस योग्य समझा। और आज भी समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं कि महिला और पुरुष को इक्वल नहीं समझा जाता। ये मेरे साथ भी हुआ है, लोगों के साथ भी होता है। कई बार हम लोग को अदर सिटी में अदर जगह एग्ज़ाम देने जाना होता है, बट घर से वो परमिशन नहीं होती है कि आप वहाँ एग्ज़ाम देने जाओ। क्यों? क्योंकि आप एक महिला हो, आप एक गर्ल हो। ये आपके लिए सही नहीं है घर से बाहर निकलना। कई बार ये होता है कि हम घर से बाहर जाते हैं, बट महिलाओं के साथ अक्सर कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है, जिससे हमारे पेरेंट्स का डरना भी उचित है, उन्हें डरना चाहिए। लेकिन आज हमें ये नहीं कहती हूँ कि मैं महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हम इक्वल नहीं कर सकते, पर बहुत सारी चीज़ों में महिलाएं भी वो कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। तो आज हमारे समाज को, हमारे माता पिता को ये चीज़ें समझनी चाहिए, जो एक पुरुष कर सकता है वो महिलाएं भी कर सकती है। बस उन्हें ज़रूरत है तो सिर्फ एक मौके की, जो आप उन्हें दें तो वो जरूर है कि आपका कार्य आगे बढ़े। मतलब कहने का ये है कि जो माँ बाप आज अपने कहना चाहिए अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं, एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, तो उनमें कम से कम ये भेदभाव ना हो जो पिछली पीढ़ी में होता रहा है, अब ना हो, और दोनों लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले। और क्योंकि महिलाएं और पुरुषों की दोनों अपनी अपनी योग्यता है, अपना कार्य क्षेत्र है, और दोनों ही अपने क्षेत्र में अगर सही से काम कर रहे हैं तो ये वैसे भी स्वाभाविकता है, अपनी अपनी गुणवत्ता है, तो एक इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। फिर भी कभी कभार ऐसा देखा गया है कि परिवार में ही पुरुष की सोच हावी होती है। क्या अभी भी ऐसा महसूस होता है आपको अपने परिवार में या पड़ोस में? कभी आपने ऐसा देखा है या आप शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो गया है, लोग बराबर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? ये समान चीज़ें अभी चल रही हैं, ये तो नहीं कहूँगी कि इक्वल हो गया है, लेकिन फिलहाल जो प्राचीन काल में चीज़ें थी उनसे अब बहुत सारी चीज़ें बेटर हो गई हैं। पहले के समय में लोग अपने लड़कियों को पढ़ाते तो थे, लेकिन वो उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहते थे। वो ऐसी उन्हें शिक्षा देना चाहते थे जिसके चलते वो घर का काम भी कर सके और उन्हें शिक्षा भी मिल सके। वो डरते थे उन्हें घर से बाहर भेजने के लिए कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अब फिलहाल बहुत सारी चीज़ें सेम हुई हैं। लड़कियां अपने होम टाउन से निकल के बाहर जाने लगे पढ़ाई करने, और बहुत सारी लड़कियां हैं जो हर स्टेट में हैं, हर जगह हैं, जो अपना नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो बहुत सारी चीज़ें सही हुई हैं और आगे होती रहेगी। बिल्कुल बात सही है। देखिए अब जो ओलंपिक होता है तो ओलंपिक में बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि तैराकी में और जो बो एंड एरो का जो होता है उसमें, और एक अदर वेट स्किल्ड होते हैं, वो भी महिलाएं जो है गोल्ड मेडल हासिल कर रही हैं, और धावक हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत आवश्यक है। हम ये नहीं कह सकते कि जो एक गुण किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति में है दूसरे में भी वैसा ही गुण होना चाहिए। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। हमारे साथ गीता जी हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्योंकि आप शिक्षा मित्र हैं, शिक्षिका हैं, तो आप गांव स्तर पर जाती हैं, तो बहुत लंबे समय से अब गवर्नमेंट ये प्रयत्न कर ही रही है, टीवी पर भी प्रचार आता रहा कि गांव में जो है बच्चों को विद्यालय भेजना चाहिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और सबको शिक्षित होना चाहिए। तो क्योंकि आप गांव स्तर पर जाती हैं, तो क्या वास्तव में अब गांव स्तर पर शिक्षा का माहौल बदल रहा है? जो नई पीढ़ी है शिक्षा के प्रति जागृत हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है, या फिर वही अभी भी सिस्टम है कि हाँ हमने किताबें तो पढ़ ली हैं लेकिन मानसिक तौर पे हम जैसे के तैसे हैं? आपको कैसा लगता है? थैंक यू, आपने मुझे बोलने का सही मौका दिया है। बच्चे शिक्षा का स्तर बहुत आगे बढ़ रहा है और बच्चे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत पढ़ने में उनकी रुचि भी होने लगी, इंग्लिश मीडियम भी खुल गए, बहुत विद्यालय खुल गए और नियुक्ति भी सरकार ने बहुत की। और जो शिक्षा मित्र थे पहले हम भी शिक्षा मित्र रहे, 2007 से शिक्षा मित्र रहे। फिर इसके बाद मुझे उस पर से हटा दिया, समायोजन होगा 2015 में मेरा समायोजन होगा, फिर 2018 में मुझे उसी पद पे कर दिया। लेकिन मैंने बहुत संघर्ष किया, मैंने इस पद को छोड़ा नहीं। मैं स्कूल रोज जाती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, शिक्षा देती हूँ, अगल बगल आसपास लोगों से कहती हूँ अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं, नामांकन बढ़ता जाए, जिससे विद्यालय और बढ़ते जाए और जो बच्चे बच्चियाँ
पढ़ रही हैं वो आगे बढ़ें, उनको भी नियुक्ति मिले। तो इसलिए नारियों महिलाओं को डरने नहीं चाहिए, झिझक नहीं होने चाहिए, उनमें एकता होनी चाहिए जो आगे बढ़ती चली जाए। जैसे कोई कुछ कहता है तो अब झेपे ना, अपने घर में बतावें। कोई छेड़खानी करता है कोई जेंट्स तो अपने घर में आके बतावें। जैसे नंबर भी, जैसे घबराहट के मारे महिला को नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर याद नहीं आता तो अपने घर में बतावें कि मेरे साथ ये होगा ये होगा। और आगे बढ़ने में महिला बहुत आगे बढ़ने में बस। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सरल हैं और हमारे आसपास उपलब्ध हैं, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी हैं, लेकिन क्योंकि हम शायद उस मानसिकता में हैं या भी कुछ लोग उस मानसिकता से बाहर तो आए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है। जैसे कहीं कोई घटना हो जाती है तो हमें मालूम है क्या नंबर है, देखा भी है, लेकिन उस वक्त हमें याद नहीं आता है। लेकिन यदि वो नंबर ही डायल कर दिए जाए तो सहायता आपके पास पहुंच सकती है। आसपास के लोग यदि आपके साथ सहयोग सकारात्मक बर्ताव नहीं कर सकते हैं तो आप जागरूक होकर लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं, बता सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, शिक्षा का स्तर बदल रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी बहुत संघर्ष की आवश्यकता है। आप देख ही रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में एक संघर्ष करके जो है, क्योंकि भले शिक्षा में या कैरियर में वो आपका डेजिग्नेशन नहीं रहा, लेकिन आपने शिक्षा जैसी एक संघर्षशील जो मनुष्य के जीवन को बदलता है उसको नहीं छोड़ा। आप समाज में अभी भी उसी तरीके से, उसी जागरूकता से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच सुमन जी हैं और सुमन जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई जैसे कि बहुत लंबे समय से ऐसा चला आ रहा है महिलाओं को शिक्षा में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है और उनकी शादियां भी होती हैं तो छोटी उम्र में हो जाती हैं, या जब भी शादी होती है उनसे बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो जब वो नए परिवार में जाती हैं तो बहुत एक अजीब प्रकार का संघर्ष उनके जहन में होता है, करना पड़ता है, क्योंकि नए परिवार में जाना, सबको खुश रखना, उसमें अपनी जगह बनाना, फिर उस परिवार में जो है आगे बढ़ना, अपने परिवार को संभालना, और वहाँ क्या परिस्थिति आ जाएंगी ये मालूम नहीं है। और कई बार ऐसा होता भी है कि बहुत दूर ससुराल होता है तो हमारे घर के लोग बहुत जल्दी पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो एक महिला के स्तर से मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब एक नई जो बेटी है उसके किसी घर में शादी होती तो उसे किस किस प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं, जरा आप बताइए। लड़की नए परिवार में जाती है तो उसको बहुत संघर्ष झेलने पड़ते हैं। कहीं सास की ताना सुनो, कहूँ ननद की सुनो, घर में देवर भी होते वो भी ताने मारते, सबकी बेचारी सुनती है। फिर सबके लिए खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोंछा हर चीज़ करना पड़ती है और फिर भी ताने मिलती हैं उसको, लेकिन फिर भी पानी की तरह पीती जाती है, क्योंकि मतलब वो पराया घर है, मतलब अपना घर छोड़ती जाती तो लड़की को बहुत संघर्ष झेलना पड़ते। फिर बच्चा हो जाए, बच्चन की जिम्मेदारी, उनका खाना बनाना, टिफिन लगाना, स्कूल भेजना, हर चीज़ की जिम्मेदारी बहुत सी निभानी पड़ती है। फिर भी मतलब सफलता नहीं मिलती, लेकिन फिर भी झेल के निकल जाती है। झेलना पड़ता है घर में, चाहे जैसा भी। पति अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा तो भी झेलना है, आए जैसे सब करना है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मान लीजिए घर में मेहमान आ गए तो आप भूखी रह गई हो मेहमानों को खिलाने के चक्कर में, क्या कभी ऐसा हुआ? हाँ, वो भी हो जाता है कि मतलब मेहमान आ जाते तो चाहे अपन भूखे बने रहो और उनको भी ले आके देना पड़ता है कि मतलब अगर घी भी घर में नहीं तो ले आके भी घी वो करने पड़े, लेकिन एडजस्ट करने पड़े। तो अपन भूखे बने रहे, लेकिन अदर आदमी को मतलब बताना थोड़ा का अदर आदमी को कि मतलब हमारे घर में ये नहीं है। अपने घर की परिस्थिति किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे भूखे बैठे रहो, लेकिन किसी से नहीं बताने से कोई हल नहीं निकलता। तो बात बिल्कुल सही है। तो अपने दायरे में रह करके ही अच्छे से अच्छा जितना बन सकता है। आप क्योंकि एक गृहिणी हैं और घरेलू महिला हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हमारे बच्चे हो जाते हैं, जैसे पड़ोस में किसी फैमिली में बच्चे सफल हो गए तो हम अपने बच्चों को क्या सोच करके आगे बढ़ाते हैं? हो सकता है हमारे पास उनको बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए उतनी आमदनी ना हो और हो सकता है हम मजदूर वर्ग के हों, तो उस समय हमारे मन में क्या विचार आता है
कि हम ये मान लेते हैं कि हमारे बच्चे उतने सक्सेस नहीं होंगे, या फिर हम ये मान के आपके परिवार में एक उदाहरण लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े हम अपने बच्चों को सफल करके ही रहेंगे? किस प्रकार का माहौल आपके घर में है? जैसे बच्चों को तो आगे बढ़ाना पड़ता है, उनको मतलब उनकी वो दिल न टूटने दें, कि मतलब भाई उसकी साहस नहीं टूटने दें। तो बच्चों को कहना पड़ता बेटा जो है अपने घर में तो खरो, और मतलब जैसे पढ़ाई के पैसा होते हैं जैसे मतलब करें संघर्ष करके तो उनको देते हैं। और जौन स्कूल में मतलब सभी लोग पढ़ाते उसकी कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब हाँ हम इस स्कूल में पढ़ा, जो लायक है हम उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन मतलब बच्चा की साहस नहीं टूटने देंगे। बच्चे को कहेंगे कि बेटा जो है अपने घर में खाओ और मतलब अपने पढ़ने जाना है, जो कि मतलब औरत का यही नियम है आज के उम्र, और यही चलो भाव सदियों से कि मतलब जो है अपने घर में तो वो किसी से बताना नहीं चाहिए अपने घर की बात। तो आपसे यही मेरा सवाल है कि जैसा आपने बताया कि आपके पास क्योंकि पति आपके नहीं रहे, नहीं। तो हम वो चीज से झेल हैं ना, जिंदगी झेल रहे तो हमें वो चीज को संघर्ष को मालूम है कि मतलब हमने कैसे झेलो, कैसे झेलते हैं कि मतलब 2 साल का लड़का था जब से झेल रहे, 15-16 साल में मुझे हमारी उम्र भी कुछ ना थी जी 16 साल में शादी हो गई थी तो हमारी उम्र भी नहीं थी ना कुछ। जी। तो अभी घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा है वही मतलब 4-5 बीघे जगह है तो उसी से खर्चा चलाते हैं, जैसे चलता है चलाते हैं, उसी में बच्चा पढ़ाते हैं। अभी आपको कहीं खाना बनाने का भी साथ काम करना पड़ा था, वो काम अभी है या वो नहीं है, काम छूट गया तो फिर कहीं मिलो नहीं है। मतलब सरकारी अस्पताल में डॉक्टर साहब का खाना बनाया तो उनका ट्रांसफर हो गया तो फिर कहीं जाते भी नहीं। और फिर जाने के साथ साथ मतलब जब इंसान अच्छे मिलेंगे जब जाएंगे, और जब इंसान अच्छे ना मिले तो हर एक को पे भरोसा भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं घर पे। और जो आपके जो बच्चा है, बेटा है, वो शिक्षा अभी पढ़ रहा है, हाँ वो पढ़ रहा। तो आप देख रहे हैं कि आप इस समय परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा रही हैं, बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है। आप जानते हैं खेती बाड़ी में आज की स्थिति ये है कि जितनी लागत लगाती हो उतना निकालना ही बहुत कठिन होता है। उसके बाद रोजगार के लिए आप हर जगह जा नहीं सकते क्योंकि आप महिला हैं, और यही नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए आप कहीं चले जाएं, आपको अपनी मर्यादा और अपनी स्मिता को कैसे सुरक्षित रखते हुए घर का भरण पोषण करना है। ये बड़े कठिन शब्द हैं जो मुझे बोलने पड़ रहे हैं, इसके बारे में सोचना भी बड़ा जो है कठिन है। तो क्योंकि आपका घर का जो सबसे बड़ा सहारा आपका हस्बैंड वो नहीं रहे, और बच्चों को पढ़ाना है, तो ये भी देखना है कि हमें समाज और जो नई पीढ़ी है उसके साथ चलना है। तो एक माँ को, एक स्त्री को कितना संघर्ष करना पड़ता है उसके बारे में आप आकलन कर सकते हैं। फिर भी आप अपने मन को सशक्त बनाए हुए हैं, आगे बढ़ रही हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सुमन जी। हमारे बीच में हीरा जी भी हैं। हीरा जी के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप मजदूरी करने को मजबूर हैं। मजदूरी का मतलब ये समझ लीजिए कि पर्सनली मैंने ये देखा है, जो गल्ले का काम होता है उसमें आप जो पुरुषों की जो मंडी होती है, मंडी मतलब जहाँ पर अनाज बेचा जाता है, तो बहुत सारे वहाँ काम हैं, बोरा खींचना और तराजू से तुलवाना, बहुत सारा ऐसा बहुत मेहनत का काम रहता है। तो आपको वहाँ पर काम करना पड़ता है अपने घर परिवार के भरण पोषण के लिए, क्योंकि जो पहले आपके पति थे वो जो काम करते थे वो किसी गलत संगत में पड़ के जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब नशे की उन्हें गलत आदत पड़ गई है। तो मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि आपको अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, क्योंकि एक शरीर की सीमा भी होती है, आपको कई जिम्मेदारियां हैं, सुबह से उठना पड़ता होगा घर बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनकी देखभाल के लिए, घर परिवार की देखभाल के लिए, भरण पोषण के लिए। तो कैसी रहती है आपकी दिनचर्या और मन में क्या उलझने रहती है, कैसा संघर्ष रहता है? मैं आपको स्वागत करती हूँ, तुमने आप बुलाया है मुझे जी। मेरी परेशानी तो बहुत है। मजदूरी करती हूँ, सब काम करती हूँ, बड़ा बच्चा न पालती हूँ, पढ़ाती हूँ, घर का काम आए सो घर का काम, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, पानी,
सवेरे हैं सो सवेरे उठो 4 बजे से सो काम करो, खाना बनाओ, पानी भरो, बर्तन झाड़ू पोछा। झाड़ू मेरा कच्चा मकान है, बस कपड़ा छावी जी। और बच्चा ना खाना खाओ, पढ़ाओ, पढ़े भेजो। बड़ी तो मेरी पढ़ती है नहीं, पढ़ाई नहीं पाती, खाली छोटे छोटे स्कूल में पढ़ाती हूँ, कम पैसे से 2 को पढ़ाती हूँ, एक लड़का एक लड़की। मतलब एक बेटी को आप पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है। मजदूरी नहीं होती उतनी। जी। और घर में आपको प्रतिदिन सुबह 4 बजे के करीब उठना पड़ता है। हाँ। और कितने बजे आप वो अपनी मजदूरी के लिए निकल जाती हैं? 8 बजे 9 बजे निकलने होते टाइम होगा सोते भाग जाओ, फिर मजदूरी होते नहीं करा कर पाता। मतलब बच्चे आ जाते हैं वापस स्कूल से। हाँ। आप देख सकते हैं कि हम लोगों को कभी कभार ऐसा महसूस होता है चलो हम कभी थोड़ा देर तक सो लेते हैं। अब आप देखिए कि आप नींद को भी मोहताज हैं क्योंकि प्रतिदिन आपको 4 बजे उठना ही उठना है कि यदि आप नहीं उठते हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे तो एक तो समस्या है ही, और आप अगर स्वयं भी तैयार नहीं हो पाएंगे तो रोजगार भी चला जाएगा। तो आप समझिए घर की जिम्मेदारी है, भरण पोषण की जिम्मेदारी है, और बहुत सारे में ये इसके बारे में समझा जा सकता है कि किस प्रकार की परिस्थिति है समाज में। यूँ कहें कि ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी पत्नी या मेरी बेटी, मेरी बहन अच्छे स्तर पर है, सुखी रहे। हम उनको सुखी देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं। क्या आपने कभी कल्पना की होगी किसी महिला को घर से बाहर निकल करके किसी के द्वारे जा करके या सड़कों पर या कहीं किसी बाजार में मजदूरी करना पड़े, तो उसके बच्चों पर और उसके परिवार पर क्या असर होता हो? क्योंकि ये शब्द ही अब मजदूरी जो है एक मजबूर शब्द है, ये कोई खुशी का शब्द नहीं है। ये रोजगार इस प्रकार से है कि एक संघर्ष भरा रोजगार जो मजबूरी में करना पड़ता है। तो इस प्रकार के संघर्ष करने वाली जो महिलाएं हैं हमने आज अतिथि के रूप में बुलाई, जिससे कि समाज ये समझ सके कि आज जब भारत इतना डेवलप हो गया है तब भी हमारे समाज की ये स्थिति है, बुंदेलखंड की ये स्थिति है, और इसमें अभी बहुत और कुछ करना बाकी है। कि आप शिक्षित महिला हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है एक शिक्षिका बने, और आपने उसके लिए बहुत तैयारी भी की है, कंपटीशन की भी तैयारी की है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा हमारी हो गई, उसके बाद यदि हमारी नौकरी लगती है तो क्या हम इसको ये योग्यता मान लें, और यदि नौकरी नहीं लगती है तो क्या हम ये मान लें कि हम अयोग्य हैं? क्या इस प्रकार की भावना रहती है महिलाओं में? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। खैर, शिक्षित होना हमारी ज़रूरत है, लेकिन नौकरी हमारी ज़रूरत नहीं है। नौकरी की ज़रूरत होगी तो इंसान करेगा, नहीं होती नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान नौकरी पेशा ही हो। कई लोग के अंदर बहुत सारी रुचियाँ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती है जो कई बार तो उनको बाहर ही नहीं निकाल पाते। कई चीज़ें हैं, किसी को म्यूज़िक बहुत पसंद है, किसी को डांस बहुत पसंद है, किसी को कुकिंग बहुत पसंद है, कई पॉलिटिक्स बहुत अच्छे मतलब वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सब एक गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करते हो। बहुत सारे हमारे सिंगर रहे हैं, डांसर रहे हैं, जिन्होंने हमारे अपने फैमिली के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन किया है। तो नौकरी करना ज़रूरी नहीं है, बट हमें शिक्षित होना ज़रूरी है। शिक्षा महिलाओं के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शिक्षित महिलाएं, ये नहीं कहूँगी कि शिक्षित महिलाएं ही फैमिली को ऊपर ले जाती हैं, पर शिक्षित होने से हम अपने बच्चों में उन क्वालिटी को डाल सकते हैं जिससे हमारे बच्चे आगे कुछ कर सकें और बेटर कर सकें। इससे जुड़ा हुआ सवाल बिल्कुल मेरे मन में है, क्योंकि आपने परिवार की बात कही। तो यदि हम नौकरी नहीं करते हैं और हम ये चुनते हैं कि हम शिक्षित हैं और मैं अपने परिवार को एक बेहतर शिक्षित परिवार बनाऊंगी और उन्हें वो सब कुछ शिक्षा संस्कार दूंगी जो मुझे नहीं मिले शायद, और जो मैंने बेहतर सीखा उससे और बेहतर अपने परिवार को तैयार करूंगी। जैसे घर चलाना क्या एक शक्ति का प्रतीक है? अपनी योग्यताओं का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक क्षेत्र है या नहीं है? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? बिल्कुल सर, जैसे मैं भी अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, बट किसी कारणवश शायद मुझ में ही कमी रही होगी, मैं अपना 100% नहीं दे पाई।
तभी क्वालिफाई नहीं हुई। आज भी मेरा संघर्ष जारी है और रहेगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है। आज भी अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में एक बड़ी संतान के रूप में हूँ, तो मेरे ऊपर भी दायित्व है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। मैं भी प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, जिसके लिए मेरे पापा भी मुझ पे बहुत गर्व करते हैं कि मेरा बेटा ना सही लेकिन बेटी तो है जो मेरा नाम रोशन कर रही है। तो शिक्षित होना जरूरी है और हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, भले वो महिलाएं हों या पुरुष हों। लेकिन महिलाओं को शिक्षित होना इसलिए मैं ज़्यादा ज़रूरी कहूँगी क्योंकि उन्हें दूसरे के घर जाना है और सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है आज के समय पे, क्योंकि महिलाएं वो है जो हर चीज़ के लिए हर जगह पे नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वो एक महिला है, वो समाज से हमारे आज भी दूर नहीं हुआ है और शायद अभी काफ़ी टाइम तक दूर होगा भी नहीं। उन्हें उसको समझने में हमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कभी न कभी हमारा समाज ये समझेगा कि पुरुष और महिलाओं में भेदभाव करना ये उचित नहीं है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए कि बहुत जल्दी अगर कहीं पर भी ऐसी अभी भावना बाकी है कि महिलाएं और पुरुष इसमें कहीं ऊंच नीच है तो ऊंच नीच समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि दोनों समान हैं, दोनों के अपने क्षेत्र हैं, दोनों की अपनी योग्यताएं हैं और दोनों की योग्यता मिलकर ही खूबसूरती लाते हैं इस प्रकृति में, समाज में। और घर बनाना, जैसे कहते हैं होम मेकर, तो होम मेकर पुरुष भी हो सकते हैं, होम मेकर महिलाएं भी हो सकती हैं और महिलाएं होम मेकर हैं, ये गर्व की बात है। क्योंकि अगर पुरुषों से आज कहा जाए कि बिकम अ होम मेकर गुड जनरेशन, तो ये थोड़ा सा कठिन होगा, उन्हें उतना अच्छा अनुभव नहीं है, उनका नेचर उतना पोलाइट नहीं है। लेकिन आप देखें घर में महिलाएं कैसे बच्चों को संभालती हैं और उनको छोटे से लेकर के इतना बड़ा कर देती हैं। उनको घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात मानना, उनके अनुसार अपने कैरियर को और आगे बढ़ा के ले जाना, समाज में काम करना, महिलाओं का सम्मान करना, अपने घर परिवार की मर्यादा को और बेहतर तरीके से देखना, संभालना और अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें महिलाएं किस बखूबी ढंग से एक नई पीढ़ी में डालती हैं, ये काबिल तारीफ है। और मैं सहमत हूँ आपकी बात से। नौकरी सिर्फ एक ज़रूरत है, अगर है तो हम करें, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं। होम मेकिंग इज़ अ बिग फंक्शन, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हम अच्छी होम मेकिंग करते हैं, और भारत इसमें बहुत निपुण रहा है, महिलाओं को ये शिक्षा मिली है और होम मेकिंग बहुत रिस्पेक्टेबल है। मैं समझता हूँ कि पुरुषों को इसके लिए जैसा कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वही स्वर्ग होता है, तो वास्तव में भारतवर्ष में नारियों की पूजा शायद इसी वजह से होती है कि वो होम मेकिंग का काम करते ही नहीं है। वो होम मेकिंग बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इट्स फार बेटर देन व्हाट वी डू, मतलब जॉब हम लोग करते हैं उसे कहीं बेटर है, क्योंकि किसी को बेहतर बनाना स्वयं अच्छे बनने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं करना चाहता हूँ कि आज के समाज में ये कहा ही जाता है कि जहाँ महिलाओं को सहयोग योगदान नहीं होगा वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो महिलाओं को ऐसे और क्या काम करने चाहिए जो शायद अभी नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो और कितनी जागरूकता की आवश्यकता है कि समाज आगे बढ़ सके और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सके, तेजी से बढ़ सके। और जहाँ भारत को विश्व गुरु होने की बात कही जाती है उसमें महिलाओं का भी कितना योगदान बाकी है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। शिक्षा होना तो जरूरी है। सबसे पहले तो महिलाएं खुद अपना सम्मान करें, तब लोग उनका सम्मान करेंगे। महिलाएं ये परिवार में रह के, समाज में रह के सबसे पहले तो ये भूल जाती है उनका खुद का, वो खुद के लिए क्या है, वो अपने आप को भूल जाती है। सबसे पहले जरूरी है कि वो पहले खुद का सम्मान करना सीखे, तभी लोग उनका सम्मान करेंगे। तो महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए। जो अभी शायद चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं, जो भेदभाव हमारे समाज में, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पुरुष और महिलाओं में जो भेदभाव किया जाता है वो ना हो, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। आज के समय में कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें महिलाएं नहीं हैं, कोई भी ऐसा गेम नहीं है जिसमें महिलाएं आगे नहीं है। तो क्यों महिलाओं को पीछे रखा जाता है? तो हमारे समाज को, हमारे माता पिता को, हर सबको ये समझना चाहिए कि कोई भी ऐसी काम नहीं है जो महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते। हमें उन्हें समान दायित्व देना चाहिए, समान सम्मान देना चाहिए। आज भी चीज़ें होती हैं, महिला और पुरुष मजदूरी करने जाते हैं, बट उनमें जो मजदूरी का पैसा होता है वो अलग दिया जाता है, पुरुषों को अलग दिया जाता है, महिलाओं को अलग। भाई क्यों? समय तो वो भी बराबर दे रहे हैं ना,
बराबर चीजें चल रही हैं, फिर पैसे देने में क्यों आप एक भेदभाव कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो एक पुरुष है और वो एक महिला है, जबकि मेहनत दोनों ने की है, बराबर समय दोनों ने समान दिया हुआ है, फिर ये भेदभाव क्यों? तो हमारे समाज को समझना चाहिए कि महिलाओं को पीछे ना रखा जाए। जैसे प्राचीन समय में महिलाओं को एक देवी के रूप में माना जाता था, आज भी वो वही है, बट महिलाएं भी कहीं ना कहीं खुद को भूल गई हैं कि वो क्या है, और इसी तरह हमारा समाज भी उनको भूल गया है कि वो क्या है। तो हमें समझना चाहिए कि महिलाओं और पुरुष में कोई भेदभाव ना हो और उन्हें समान अधिकार दिए जाएं। तो इससे जुड़ा हुआ बस ये सवाल, क्योंकि आपने स्वयं में बात कही है कि नारी जो है एक शक्ति है और देवी के रूप में माना जाता रहा है, तो क्या ये परिकल्पना अब थोड़ी सी कमजोर हो रही है? यदि हो रही है तो महिला को और ऐसा क्या करने की आवश्यकता है कि जो पुरुष वर्ग है या समाज एज अ होल वो जो महिलाओं को पुनः देवी के रूप में देखे, एक आदर्श के रूप में देखे, उनसे शिक्षाएं ग्रहण करे और उनको भी ये माने कि यदि हम उनके बताए रास्ते पे चलते हैं, उनके आचरणों को फॉलो करते हैं, तो हम उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक नया अच्छा आयाम जोड़ सकते हैं। तो ऐसा क्या महिलाओं को और करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा और आप बिंदुवत कुछ बता सकें। महिलाएं समाज को आगे तो ले ही जाती हैं, साथ में वो अपने परिवार को भी आगे ले जाती हैं। महिलाएं घर में मेन होती है माँ के द्वारा ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, माँ से ही उसे सारे संस्कार मिलते हैं। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सके, अपने परिवार को अच्छे संस्कार दे सके, जिससे हमारे समाज में मेरा ये मानना है कि काफ़ी सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाएं जितनी ज़्यादा शिक्षित होंगी, उनको जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उनके अंदर जो दबी हुई वर्षों की एक प्रकार से ऐसी भावना है जिसको मौका नहीं मिला, जिसको खिलने का मौका नहीं मिला, जिसको अपनी योग्यता के अनुसार समाज में कुछ ऐसा प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिला जिससे समाज बहुत कुछ सीख सकता, उससे कई नए आयाम खड़े हो सकते, उनका अवसर उन्हें अब मिलना चाहिए, क्योंकि समाज अब शिक्षित हो रहा है। और ये आज की बात नहीं, प्राचीन काल से ऐसा कहा जाता रहा है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वो धरती स्वर्ग है, और हमें उस दिशा में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, और उस दिशा में प्रयासरत होने के लिए महिलाओं का आगे आना बहुत आवश्यक है। उनका शिक्षित होना, उनका हर एक कार्यक्रम में बराबर से हिस्सेदारी से पार्टिसिपेट करना और उसमें कॉन्फिडेंस से सफलता प्राप्त करना और समाज को जागरूक करना, उसको आगे बढ़ाना, ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से भारत कई महिलाओं के योगदान से विश्व गुरु होगा। आप सबने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, अपना मूल समय दिया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।